राजेश और सुधा दोनों ही कामकाजी हैं। राहुल के जन्म के समय तो सुधा की मम्मी ने सब संभाल लिया था। फिर राहुल के 3 महीने के होने के बाद ही सुधा ने वापस काम पर जाना शुरू कर दिया। वैसे तो राहुल को उन्होंने डे केयर में डाल रखा था, पर आजकल की होती हुई घटनाओं को देखकर दोनों ने सोचा क्यों न गांव से अम्मा को बुला लिया जाए। पर बाबूजी को छोड़कर अम्मा कैसे आएंगी? अगले हफ्ते होली पर तो घर जाना ही है। तभी बात करते हुए सुधा ने कमरे की लाइट बंद कर दी। होली पर जब घर गए तो राजेश ने खाना खाते हुए पूछा, अम्मा आप हमारे साथ चलेंगी क्या? राहुल को अकेले छोड़ते हुए डर सा रहता है। आप होंगी तो हम निश्चिंत रहेंगे। पर अम्मा तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दें। पर बाबूजी ने अम्मा को समझाया कि उनके पोते का सवाल है, उन्हें जाना ही पड़ेगा। पर वो साथ नहीं आ सकते, अभी तो गेहूं की कटाई भी होनी है। उसके बाद थोड़े दिन के लिए वो श्याम काका को खेतों की जिम्मेदारी देकर जरूर आएंगे। पर अम्मा उनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि उनका फैसला क्या है, क्या वो जाना चाहती भी हैं या नहीं। पर मन मारकर उन्हें जाना ही पड़ा। अब राहुल को हर सुबह स्कूल, जो घर से कुछ ही दूरी पर था, छोड़ने जाना, फिर लेकर आना, फिर उसे शाम को पार्क में ले जाना, उसे खाना खिलाना, उसे सुलाना। उन्हें पता ही नहीं चलता था उनका दिन कब निकल गया। पर फिर भी एक चिंता उनको हमेशा रहती थी, बाबूजी की। अम्मा ने इससे पहले कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था ना, और वो भी अम्मा को रोज़ जल्दी ही आने का दिलासा देते रहते। खाने पीने की भी काफ़ी परेशानी थी, पर अम्मा को ज़्यादा बात नहीं बताते थे। सोचते थे वो बेवजह परेशान होगी। इसी तरह पूरे 4 साल बीत गए। इसी बीच बाबूजी काफ़ी बार उनसे मिलने आए भी, पर ना कभी उन्होंने अम्मा को साथ चलने को कहा, ना खुद रुकने को। वैसे कभी राजेश ने भी इसका दबाव नहीं डाला कि बाबूजी कुछ दिन रह जाओ। अब अम्मा को भी उसके व्यवहार में रूखापन सा लगने लगा था, जैसे बिना कहे ही कहना चाह रहा हो, अम्मा आपकी और ज़रूरत नहीं है, अब आप जाओ। अम्मा ने एक दिन सोचा कि राजेश से पूछकर देखती हूँ, अगर वो मुझे गांव छोड़ आए तो। जब आज राजेश खाना खा के उठा तो अम्मा ने उससे पूछ ही लिया, बेटा अब तो राहुल काफ़ी बड़ा हो गया है, सोच रही हूँ कुछ दिन गांव हो आऊँ। राजेश ने तुरंत कहा, बिल्कुल अम्मा, अब बाबूजी को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके इस जवाब से अम्मा को ऐसा लगा जैसे उसने कहा हो, अब राहुल को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं देखकर 1-2 दिन बाद की टिकट बुक करा लेता हूँ, राजेश ने कहा। अम्मा को लगा था राजेश उन्हें गांव छोड़ने तो जाएगा ही, पर वो सुबह ये सुनकर हैरान थी जब राजेश ने कहा, अम्मा आपकी परसों की टिकट करा दी है। उन्होंने पूछा, बेटा सिर्फ मेरी? हाँ अम्मा, मुझे ऑफिस में काम है, मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ लेकिन आपको ट्रेन में बैठा कर आऊँगा, उधर से बाबूजी ले लेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। आज सुबह की अम्मा की ट्रेन है। बेटे के बर्ताव से अम्मा दुखी तो हैं, पर इतने साल बाद बाबूजी के साथ रहने की खुशी, पर राहुल से बिछड़ने का राम भी। इतना समय वो उसी के लिए ही तो यहाँ रही। राहुल को भी अम्मा से बेहद लगाव था, इसलिए वो खुद भी अम्मा को स्टेशन तक छोड़ने आया था। वो देख सकता था अम्मा को छुप के रोते हुए भी। उनकी भीगी आंखें उससे छुपी नहीं थी, पर वो भी चाहता था कि अम्मा अब बाबूजी के साथ ही रहें। गार्ड ने ट्रेन की सीटी बजा दी थी। अम्मा की आंखें भी झलझला गई थी, जिसे वो चाहकर भी छुपा नहीं पाई। अगले ही पल ट्रेन तेज गति से चली गई। आज शाम को जब राहुल टीवी देख रहा था, जैसे ही उसने न्यूज़ चैनल देखा, अरे इसी ट्रेन से तो अम्मा गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था अपनी आंखों पर। लेकिन जब नीचे मृत लोगों की सूची में उसने कलावती नाम पढ़ा, उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि इसी नाम से ही वो हर रोज़ अम्मा को चिढ़ाया करता था। उसने जल्दी से पापा को फ़ोन किया, पर अब क्या? अब तो अम्मा जा चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां ना तो बाबूजी थे और ना ही राहुल। अम्मा को गए पूरे 3 साल हो चुके हैं, और इन 3 सालों में काफ़ी कुछ बदल भी चुका है। अजय से राजेश और सुधा की सोच, राहुल का बर्ताव,
बाबूजी का शहर आकर रहना और साथ ही घर में एक नन्हा मेहमान। पिछले 3 सालों में राजेश और सुधा की जिंदगी में बहुत उथल पुथल हुई और उसकी वजह था राहुल, क्योंकि अम्मा के जाने के बाद राहुल को कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा अम्मा के दोषी लगने लगे थे। इसी वजह से उन्होंने गांव से बाबूजी को भी शहर ही बुला लिया था। पर बाबूजी के आने से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, बस अब राहुल गुमसुम नहीं रहता था और कम से कम बाबूजी से कुछ समय या यूँ कहे कि जब तक वो उसकी छोटी बहन पलक के साथ नहीं खेलते तब तक राहुल बाबूजी को अपने स्कूल, अपने दोस्तों और टीचर के बारे में बताता और शाम को उनके साथ पार्क भी जाता है। राहुल के इसी बर्ताव की वजह से ही सुधा ने नौकरी छोड़ दी थी, यही सोचकर कि शायद कुछ समय वो राहुल के साथ बिताएगी तो उसके मन की बात भी जान पाएगी और उसे समझा भी पाएगी। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। फिर उन्हें लगा शायद बाबूजी के आने से कुछ फर्क पड़े, पर वो सिर्फ बाबूजी से बाकी लोगों के बारे में बात करता था। अपने बारे में बात करना उसे पसंद ही नहीं था। उसकी बहन पलक के आने से उसे और भी बुरा लगने लगा था। सोचता था कि बाबूजी को गांव से केवल इसकी देखभाल के लिए बुलाया गया है, क्योंकि बाबूजी के ही कहने पर सुधा ने फिर से काम पर जाना शुरू कर दिया था। पर इस बार उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था ताकि वो घर पर भी कुछ समय दे सके। पलक अभी 2 साल की हुई थी, इसलिए सुधा उसे घर पर ही राहुल की पुरानी किताबों से पढ़ाना शुरू करना चाहती थी। इसी वजह से आज उसने ऊपर से किताबें निकाली थी, पर किताबों के बीच में मुड़े हुए कुछ कागजों को देखकर सुधा ने उन्हें जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। बाबूजी दूर आराम से कुर्सी पर बैठे सब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुधा को रोते हुए देखा तो उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? सुधा ने मुड़े हुए कागज बाबूजी के सामने रख दिए, ये कहते हुए कि ये अम्मा की निशानी कब से रखी थी और हम देख ही नहीं पाए। बाबूजी उस एक एक कागज और उसमें लिखे हर शब्द को जानते थे, फिर भी सुधा के हाथ से कागज लेकर बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठकर बड़ी गंभीर मुद्रा में उन्हें पढ़ने लगे। ये वही खत थे जो अम्मा ने बाबूजी को और बाबूजी ने अम्मा को उन 4 सालों में लिखे थे। उनके खत भी बड़े लाजवाब होते थे, जिन्हें शुरू करने वाला ही ख़त्म करता था। जो बाबूजी अम्मा को खत भेजते थे, अम्मा उनका जवाब उसी के नीचे बचे हुए खत पर देती थी और जो सवाल अम्मा पूछती थी उसका जवाब बाबूजी उसी खत पर देते थे। इसी तरह एक ही खत में सवाल और जवाब होता था और दूसरे खत में नया सवाल नया जवाब। तभी बाबूजी ने अपनी जेब से भी एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और मेज़ पर रख दिया और बाकी के खत पढ़ने लगे। पर थोड़ी देर बाद देखा कि वो कागज़ का टुकड़ा मेज़ पर नहीं था। बाबूजी ने सोचा कि कागज़ हवा में उड़ गया और थोड़ी निराशा भरी नज़रों से इधर उधर ढूंढने लगे। पर उनके चेहरे पर तब मुस्कान आई जब उन्होंने नन्ही पलक के हाथ में वो कागज़ देखा। बाबूजी ने उसके हाथ से लेकर पढ़ना शुरू किया ही था कि उनकी पलकें भीग गई। सुधा बहुत देर से ये सब देख रही थी। ये वही आखिरी खत था जो बाबूजी ने अम्मा जी को लिखा था, जिसमें अम्मा जी के सवाल का जवाब था जो बाबूजी को भेजना था। और ये सोचकर कि 2-3 दिन बाद तो अम्मा आ ही जाएंगी, तभी दे दूंगा, अब भेजने से क्या फ़ायदा। जिसमें अम्मा जी ने बाबूजी से कहा था कि इस बार हम सब मिलकर गांव में दिवाली मनाएंगे, राहुल भी देख पाएगा गांव में दिवाली कैसी होती है। उस खत को पढ़ने के बाद बाबूजी सुधा के पास आए और उसे कहा, बहू क्यों ना हम सब इस बार दिवाली पर गांव चलें, वहां जाकर दिवाली के साथ साथ 2-3 त्यौहार मनाएंगे, तो हो सकता है कि राहुल का स्वभाव भी कुछ बदल जाए। सुधा ने हामी भर दी और बाबूजी ये कहकर चले गए कि रात को राजेश से बात करता हूँ, उसे छुट्टी मिल जाए तो रात को खाना खाने के बाद जब सुधा राहुल और पलक को सुला रही थी तो बाबूजी ने राजेश से इस बारे में पूछा।
उसने कहा, बाबूजी कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हालत सुधर जाए। अगले ही महीने दिवाली पर सब गांव गए। वहां जाकर श्याम काका ने मामले की गंभीरता को समझते हुए राहुल और पलक को गांव के खेत बाग बगीचे वगैरह दिखाए और साथ ही साथ उसके पापा के बारे में भी कुछ बातें इस तरह से बताई जिससे राहुल समझने की कोशिश करे कि उसके पापा बुरे इंसान नहीं हैं और उन्हें अपनी माँ से बचपन से ही कितना लगाव था और वो बाबूजी को भी अपने साथ इसीलिए ले गया क्योंकि उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था, न कि पलक का ध्यान रखने के लिए। राहुल का मन थोड़ा थोड़ा बदल सा गया था और वो अब बात की गहराई समझ रहा था। और फिर दिवाली के दिन पूजा अर्चना करने के बाद अगले दिन उसने बाबूजी के साथ गोवर्धन पूजा भी की। अब राहुल के व्यवहार में भी परिवर्तन महसूस किया जा सकता था, जैसे अब वो ज़रूरत पर पापा के साथ भी बात कर रहा था और उनकी बात पर ध्यान भी दे रहा था। अब गोवर्धन पूजा से अगले दिन भाई दूज के त्यौहार पर सुधा इस बार भी मायूस थी कि राहुल हर बार की तरह पलक से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा और बहुत ज़बरदस्ती ही टीका कराएगा। पर श्याम काका ने कहा, बहू इस बार की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर सुधा संतुष्ट तो थी क्योंकि राहुल श्याम काका की हर बात मान रहा था, पर साथ ही उसे इस बात से भी घबराहट भी थी कि कहीं वो काका के साथ कोई बदतमीजी न कर बैठे। पर जैसे ही श्याम काका ने उसे बुलाया कि आकर पलक से भाई दूज का टीका करा लो, तो वो सबसे पहले पापा के पास गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता बहू बेटों को बहुत प्यार करते हैं और बेटा जो कहे माँ बाप करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहू बेटों को भी अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वही देखते देखते अपने बच्चे भी उनसे दूर हो जाएंगे।